हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा की थर्ड एक्सरसाइज। और इस थर्ड एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा और हमारी एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है हमारा। ये एक्सरसाइज बेस्ड है दो वेक्टर के प्रोडक्ट पे। अब क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको दिख रहा है, लेकिन पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट लगेगा बेसिक, और फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। ये बेस्ड है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब वेक्टर में जो प्रोडक्ट होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन ये हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, ये बेस्ड है 10.4 में। मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि भाई दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक स्केलर और वेक्टर। तो वेक्टर वाला हमारी फोर्थ एक्सरसाइज में है, तो इस पर तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमें बात करना है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे नाम दिख रहा है डॉट प्रोडक्ट। यहाँ से काफ़ी कुछ क्लियर होता है कि यानी कि दो वेक्टर होंगे, ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, इनका प्रोडक्ट करना है, वो भी कौन सा? डॉट प्रोडक्ट। डॉट मतलब एक डॉट लगा दो सिंपल। तो इसका एक फॉर्मूला है कि अगर आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो इसका एक फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई में मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे थीटा जो होता है वो दो वेक्टर के बीच का एंगल है। अगर जैसे वेक्टर ये तुम्हारा ए है और ये वेक्टर बी है, तो इसके बीच का एंगल थीटा है। तो यानी ये कह सकते हो ये फॉर्मूला आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करने में भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब हमें कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी, कुछ सीखना पड़ेगा, तभी आप डॉट प्रोडक्ट कर पाओगे। जैसे अगर हमें ये तो पता ही ना कि एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक जेड एक्सिस होता है, जिसमें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन आई कैप है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन जे कैप है और जेड एक्सिस की के कैप है। आपको पता है दो वेक्टर का जब मल्टीप्लाई करोगे, अब वेक्टर किस फॉर्म में होता है? जिसमें आई जे के लिखा होता है, आई जे के, तो मल्टीप्लाई भी तो हो रहा होगा आई डॉट आई का जे के साथ, ऐसे हो रहा होगा। तो कुछ हमें सीखना पड़ेगा कि आई डॉट आई कितना होता है, जे डॉट जे कितना होता है, के डॉट के कितना होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। और ये तो सेम टाइप हो गया, और अगर डिफरेंट टाइप है यानी कि आई डॉट जे होगा तो क्या होगा, जे डॉट के होगा तो क्या होगा, मतलब डिफरेंट, के डॉट आई होगा तो वो क्या होगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब कैसे पता करेंगे? आई डॉट आई का अगर हमने पता कर लिया, वैसे ही हमारा जे डॉट जे हो जाएगा के डॉट के। कैसे? आई डॉट जे, आई डॉट जे मतलब ये तुम्हारा, अगर हम डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट लगा ना, तो इस फॉर्मूले का अगर यूज करें तो फॉर्मूला क्या कहता है? दोनों के मैग्नीट्यूड, यानी कि आई कैप का मैग्नीट्यूड फिर आई कैप का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा होता है दो वेक्टर के बीच का एंगल। अब आई कैप यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, और दूसरा वेक्टर भी आई कैप ही है, यानी सेम है, एक ही लाइन में है, तो एंगल क्या होगा? जीरो। अच्छा, ये कैप लगाने का मतलब आपने समझा होगा, यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो 1 इंटू 1 इंटू, और कॉस जीरो कितना होता है? 1। तो यानी ये 1 आता है, तो जे डॉट जे भी 1 आएगा और जे के डॉट के भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको इतना समझना है कि आई का मल्टीप्लाई आई में होता है तो 1 होता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? आई को आई में मल्टीप्लाई करोगे तो 1, जे का जे में करोगे तो 1, के का के में करोगे तो 1। ठीक है, अच्छा आई डॉट जे में क्या होगा? आई और जे के बीच का एंगल कितना है? 90। दो डायरेक्शन के बीच में, दो डिफरेंट डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है? 90। तो अगर थीटा 90 होगा यानी कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है? 0। तो ये सारे वैल्यूज जीरो आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? जीरो। ये मैंने जीरो क्यों लिखा? क्योंकि आई डॉट जे जो है उसके बीच का एंगल क्या होगा? 90। तो ये है। तो इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इससे यहां से एक चीज और समझ में आती है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, जैसे आई और जे, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। आप चाहो तो ऐसे लिख लो कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, मतलब ये आपके काम आएगा कि आपको कभी भी ऐसा प्रूफ करना हो या कहीं फाइंड करना है, कहीं अप्लाई करना है, तो आप ये ध्यान रखो कि ए डॉट बी क्या करना है उस केस में? जीरो कर देना। ठीक है, चलो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं।
बाकी कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं आपको पता है एक्सरसाइज के बीच में तुरंत ही बता भी दूंगा, उसी से रिलेट कर दूंगा, वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी रहता है और समझ में आ जाता है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अभी मैंने बोला भी था कि डॉट प्रोडक्ट आपको एंगल फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। और ए डॉट बी आपको दे रखा है √6। ए डॉट बी कितना दे रखा है? √6 दे रखा है। तो ए डॉट बी का मैंने क्या फॉर्मूला बताया, बस वो लगा दो। फॉर्मूला आपने आई होप लिख लिए हो, वीडियो को पीछे ले जाओ अगर नहीं लिखा है तो लिख लो। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू √6। ठीक है। अब अच्छा मॉड, अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड, यानी ए का मैग्नीट्यूड कितना है? √3। और ये जो मॉडुलस का साइन आप देखते हो ये मैग्नीट्यूड होता है, यानी ये √3 है। बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 है, तो ये √3 हो गया, ये 2 हो गया। थीटा में फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू √6। तो कॉस थीटा क्या आ गया? √6 अपॉन √3 इंटू √2, मतलब इंटू 2। अब देखो √6 क्या होता है? √3 इंटू √2 अपॉन √3 और ये मल्टीप्लाई में 2, तो ये तो कट गया, तो ये √2 अपॉन 2 आ गया। तो 2 की अगर मैं बात करूं तो 2 होता है √2 इंटू √2, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 अपॉन ये 2 को हम क्या लिखेंगे नीचे वाले को? √2 इंटू √2, तो ये √2 कट गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन √2 है तो थीटा कितना होना चाहिए? 45 डिग्री, यानी कि π/4। आपको एंगल बताना था कि एंगल कितना है, तो थीटा कितना हो गया? π/4 हो गया। समझ में आ गया इतना? नोट कर लो कि थीटा आ गया π/4 के इक्वल। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 1। नोट कर लीजिए इसको। और अपनी एनसीईआरटी से मैं हमेशा आपके आंसर मैच करवाता हूँ, तो मैंने निकाल के रखा है 10.3 का फर्स्ट का आंसर है π/4। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन। अब इसमें भी एंगल फाइंड आउट करना है। अब ये दो वेक्टर हैं, एक काम करते हैं, पहले वाले वेक्टर को ले लेते हैं ए वेक्टर, तो यानी i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरे वाले वेक्टर को ले लेते हैं बी वेक्टर, क्या है? 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप। ठीक है। अब एंगल की बात करता तो मैं बोलता हूं अब डॉट प्रोडक्ट निकालना। क्या निकालना? डॉट प्रोडक्ट, यानी ए डॉट बी। क्या फाइंड करना? ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है? ए डॉट बी का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। आप कहोगे सर मैग्नीट्यूड तो दे नहीं रखा है। अरे क्या हुआ, मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लेंगे। चलो ए डॉट बी पे बात करते हैं। पहले ए लिख लो, i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप डॉट प्रोडक्ट, इसको लिखो 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू, तो ये तो LHS लिख लिया मैंने, ए लिख लिया और ये b। अब है ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? स्क्वायर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी ये 1 है। ए का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो i का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट -2 है और ये 3 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट b का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और ये k का कोफिशिएंट क्या है? 1 होगा ना, तो 1 का स्क्वायर कॉस थीटा। अब आते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा। देखो जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं? पहला टर्म जो है वो इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई, लेकिन इसमें भी मल्टीप्लाई। लेकिन एक बात बताओ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि i डॉट जे अगर होगा, यानी ये डिफरेंट अगर हैं, तो इनका रिजल्ट क्या होता है? 0। तो इसका मतलब i का मल्टीप्लाई j और k में करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा? 0। तो मत करो। तो क्या करना है तुम्हें? i कैप का मल्टीप्लाई बस इसमें कर लो, 3i कैप में। अब इसका भी शॉर्टकट सीख लो कि i कैप का अगर मल्टीप्लाई आप कर रहे हो 3i कैप में, तो ये तो पता है ना कि i कैप और i कैप का मल्टीप्लाई क्या होगा? 1, तो इंटू 3 तो आएगा बस। क्योंकि आपको दो चीजें बताई थी मैंने, अगर सेम यूनिट वेक्टर है i कैप, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या था? 1 था ना, तो वो लिखने की क्या जरूरत है? यहां से एक लॉजिक बना लो कि अगर आपको दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करना है, तो अगर i है तो i का मल्टीप्लाई सिर्फ i में करना है, और उसमें भी उनके सिर्फ कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, तो 3 आ गया, बस खेल खत्म। क्योंकि i का मल्टीप्लाई i में होके वो तो 1 आना है ना, मैंने करके दिखाया ना इस तरीके से, और j के साथ और k के साथ तो 0 आना है।
तो ये डायरेक्ट ही करते हैं, पेपर में भी डायरेक्ट ही करना होता है। अब आते हैं जे पे। तो जे का मल्टीप्लाई हमें पता है आई के साथ और के साथ 0 हो जाएगा, डिफरेंट वेक्टर का 0। तो जे का जे के साथ करना है, के का के साथ करना है। तो चलो प्लस लगा लो बीच में। यहाँ पे जे का कोफिशिएंट है -2 और यहाँ पे जे का कोफिशिएंट है -2, तो -2 लिख लो। और यहाँ पे प्रॉपर लिखना है तो यहाँ पे भी लिख लो 1 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ है, फिर प्लस लगाओ। सिमिलर अब के का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में। क्या समझ में आ रहा है? यानी आपको सिंपल यहाँ पे कंक्लूजन क्या करना है, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ जाए तो आई का मल्टीप्लाई आई में करना है, जे का मल्टीप्लाई जे में करना है, के का मल्टीप्लाई के में करना है और उनके कोफिशिएंट का करना है, क्योंकि जे डॉट जे 1 होता है, आई डॉट वाई 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। चलो अब ये कितना आ जाएगा देखो, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 cos थीटा। 13 और 1 14, 40 √14 हो गया, ये √14 हो गया cos थीटा। अब ये कितना आ रहा है 3 माइनस का 4 प्लस का 4 सॉरी, और ये प्लस का 3, 7 3 10 10 इक्वल टू √14 हो जाएगा, रूट हट जाएगा ना। तो फाइनली cos थीटा क्या आ गया 10/14। इसका मतलब cos थीटा क्या आ गया 5/7। तो अगर मुझे थीटा निकालना था तो cos इधर पहुंच के इनवर्स बन जाएगा, तो थीटा क्या बन गया, थीटा आ गया cos इनवर्स 5/7। तो यही आ रहा होगा आंसर, 5/7 आ रहा है, नोट कर लो। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला सीखना है, मैं लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला है 3rd और 4th के लिए। अगर ऐसा आ जाए कहीं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, मतलब प्रोजेक्शन ए का बी पे निकालना है। किस पे निकालना है, प्रोजेक्शन जो है ए का बी पे फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है और डिवाइड में जिस पे प्रोजेक्शन करना है, जैसे बी पे प्रोजेक्शन करना है ना, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि प्रोजेक्शन फाइंड आउट करो ए का बी पे, तो भैया डॉट प्रोडक्ट तो करना ही करना है और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो आपको मिल जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब देखो 3rd क्वेश्चन में कैसे करेंगे। 3rd क्वेश्चन अगर बात करें तो लिखा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप ऑन वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। आपको ऐसा कुछ करना है तो पहले ए और बी डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, ए और बी डिसाइड करते हैं। तो जैसे बोला प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो हम इसको ए वेक्टर मान लेते हैं। ए वेक्टर हो गया आई कैप माइनस जे कैप और वेक्टर बी क्या हो गया आई कैप प्लस जे कैप। तो आपसे बोला है प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, तो क्या आंसर आएगा, ए डॉट बी अपॉन किसका, बी पे प्रोजेक्शन हो रहा तो बी का मैग्नीट्यूड। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए हमारा है आई कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। चलो अब डॉट प्रोडक्ट कैसे सिखाया मैंने, आई का सिर्फ आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो भी कोफिशिएंट का, यानी ये 1 है और इधर 1 है तो 1 × 1, फिर बीच में प्लस लगाओ। जे का कोफिशिएंट -1, यहाँ पे +1, भाई देखो ये माइनस है ना, तो -1 और ये +1 अपॉन ये √2 आ गया। 1 × 1 1, -1 × 1 -1, तो 0/√2 आ गया। तो आंसर क्या आ गया 0। तो इसका प्रोजेक्शन कितना आ गया 0 आ गया। नोट कर लीजिए, क्लियर है। तो आपको बस प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद रखना है कि ए डॉट बी अपॉन जिस पे प्रोजेक्शन करवाया जाए उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। तो 4th क्वेश्चन तो सेम ही है, ठीक है। तो देखो 4th क्वेश्चन में क्या है, 4th में है हमारा जैसे प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस। तो अगर हमारे पास एक ए वेक्टर है क्या, आई कैप प्लस 3 कैप प्लस 7 कैप, और वेक्टर बी है हमारे पास 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 कैप, ऐसा है हमारे पास। देख लो वेक्टर ये ए है और ये वेक्टर बी है।
तो इसमें भी फॉर्मूला लगा देंगे ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड ऑफ बी से डिवाइड। तो भाई इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो क्या आएगा आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप डॉट 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप अपॉन b का मैग्नीट्यूड, तो स्क्वायर रूट ऑफ, अब स्क्वायर रूट, अब मैग्नीट्यूड कैसे आता है, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी -1 है तो -1 का स्क्वायर, और k का कोफिशिएंट क्या है 8 स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे i का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ 7 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 7 में, बीच में प्लस, 3 का मल्टीप्लाई ये -1 है, मतलब i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, तो ये 3 है और ये -1 है, तो 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 प्लस 7 इंटू 8 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 प्लस का 64, ठीक है। तो देखते हैं कितना आ जाएगा, 7 माइनस का 3, 8 6 7 जा 56 अपॉन ये 50 हो जाएगा, और 64 प्लस 50 कितना हो गया 4, और ये 11 114, 7 में कितना, 7 में -3 करा 4, तो ये तो 60 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 114। चेक कर लेते हैं क्या आ रहा आंसर, भैया यही आ रहा है, चेक कर लो आप अपनी एनसीईआरटी से, ठीक है। अब तो यहाँ पे लिखा सो दैट गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर एंड ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। अच्छा यूनिट, पहले मैंने कहूँ नाम दे देता हूँ, मतलब आपका ये वाला ए वेक्टर हो गया कितना 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k का। आप वीडियो पॉज करो, खुद से थोड़ा दिमाग लगाओ क्या करना है तुम्हें। बी वेक्टर है 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, और हमारा सी वेक्टर है यहाँ पे 1/7 ब्रैकेट 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ऐसा है, ठीक है। ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। अच्छा जी, अब आपको 2 काम करने हैं। पहला काम है कि बताओ, प्रूफ करो कि ये 3 जो वेक्टर आपको दिख रहे हैं ए बी सी, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, यूनिट वेक्टर प्रूफ करना ना। तो चलो ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, पहला काम कर लेते हैं। अब आप कहोगे सर इस 7 का क्या करें, तो 7 को मैग्नीट्यूड से बाहर कर सकते, मतलब आप, अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप क्या करते हो, आप स्क्वायर रूट लिखोगे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, लेकिन ये 1/7 का क्या करें। अच्छा कोई कांस्टेंट टर्म है, अब जैसे मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अगर कोई कांस्टेंट टर्म कॉमन मिल रहा है तो उसको कॉमन निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बाहर रख सकते हो आप। जैसे मान लो मैं कहूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई में 7 है फॉर एग्जाम्पल, तो ये मत करना कि पहले 7 का मल्टीप्लाई कर लिया फिर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, नहीं, आप 7 को बाहर कर दो और अब जो बचेगा यानी, अब ये रेंज हो गया 7 था इधर 2 था, ठीक है, 7 आपने बाहर कर दिया, इसका निकाल लो मैग्नीट्यूड 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी ना। तो कभी भी अगर कोई कांस्टेंट नंबर कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लो, बाहर कर दो और रिमेनिंग में फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो बस ऐसे ही ये 1/7 है ना, तो 1/7 बाहर रहने दो, स्क्वायर रूट लगाओ इसके लिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ये बाहर रहने दो, ठीक है। चलो तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 1/7 रूट, ये सॉल्व करते हैं माइंड में थोड़ा, 36 प्लस 4 49 आएगा, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 ही तो होता है, तो क्या 1 आ गया। कर लो कैलकुलेशन खुद से। ऐसे बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, 1/7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 6 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो ये भी रूट 49 आएगा, तो 1/7 इंटू 7 ये भी 1 आ गया। ऐसे सी का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो 1/7 स्क्वायर रूट ऑफ, इसका निकालो 6 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो 1/7 रूट 49 यानी 1/7 इंटू 7 इक्वल टू 1। तो एक पार्ट तो हमने प्रूफ कर लिया कि भाई बोला था शो करो, प्रूफ करो कि ये एक यूनिट वेक्टर है, तो भैया हमने बता दिया कि है ये एक यूनिट वेक्टर, इसमें तो हमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात
नज़र नहीं आती है, और ये है एक यूनिट वेक्टर। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है कि आपको प्रूव करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली मतलब जैसे एक्स वाई जेड एक्सेस होती है ना, तो हम बोलते हैं कि एक्स वाई जेड जो तीनों एक्सेस है ना वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि ए परपेंडिकुलर बी के साथ है, बी परपेंडिकुलर सी के साथ है, और सी परपेंडिकुलर ए के साथ है। मतलब ये तीन चीज़ें आपको बतानी है। अगर ये तीन चीज़ें आ जाएंगी तो ये पोर्शन प्रूफ हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। तो इसका मतलब आप ए डॉट बी निकाल लो, अगर जीरो आ गया तो कह देना भैया ये परपेंडिकुलर है। समझ रहे हो? अगर आपका ए डॉट बी जीरो आ गया तो कह देना ये परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। समझ रहे हो? तो भाई ए डॉट बी परपेंडिकुलर करते हैं। चलो, ए हमारा ये और ये हमारा बी है, तो ए हमारा कितना है 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डॉट बी कितना है हमारा, बी हमारा है 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस का 2k कैप। अब कुछ लोग कहेंगे सर इनका क्या करें, मैंने बोला ना कांस्टेंट टर्म अलग ले लेते हैं, बाहर कर देते हैं। तो ये 1/7 और ये 1/7 बाहर ले जाओ, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 1/49 लिख दो। 1/49, 7 × 7 क्या हो गया 49, और ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप का डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप के साथ। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/49 ब्रैकेट। अब चलो डॉट प्रोडक्ट अगर करते हैं, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे 6 हो जाएगा। अब तो थोड़ा प्रैक्टिस होगी ना, आई का मल्टीप्लाई आई के साथ करोगे तो 2 × 3 6, 3 × -6 -18, बीच में प्लस होता है हालांकि लेकिन वो माइनस आ रहा है ना, प्लस का 6 × 2 क्या 12 आएगा। अब आप बताओ 1/49, ये 6 + 12 18 और ये माइनस का 18 क्या 0 आ जाएगा। तो फाइनली क्या आंसर 0 आ गया। आया समझ में? ऐसे ही अब आप बी डॉट सी निकालोगे, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1/7 बी कितना है 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप डॉट, फिर सी हमारा है 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अच्छा, आपका जब a डॉट बी 0 आ गया तो आप इसके बाद ये लिख सकते हैं, इसके बाद ही लिख दो a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। ठीक है, ऐसे आप इसमें 1/7 और 1/49 बाहर कर लो और इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेना, वो 0 आ जाएगा और आप कह देना कि b जो है वो परपेंडिकुलर टू c वेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली आप c और डॉट a निकाल लेना, यानी कि इसका और इसका वो भी 0 आ जाएगा और आप इसके बाद कह देंगे c परपेंडिकुलर टू a वेक्टर। और जैसे ही सारे परपेंडिकुलर आ गए उसके बाद आप बोल दोगे कि वेक्टर a मतलब a b c आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यही मतलब म्यूचुअली का कि a का b के साथ, b का c के साथ और c का a के साथ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके खुद से कैलकुलेशन थोड़ी कर लें इसकी, b डॉट सी की और c डॉट a की, आ जाएगा बड़े प्यार से, जैसे मैंने ये वाला करा है। अब मैं साइड हो जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला फाइंड ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ये कंडीशन गिवन है, एक ए कंडीशन गिवन है। इन क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज होता है कि अगर दो सेम वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड में लिखवा रहा हूँ, नोट कर लो, कि अगर दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो हमेशा अपने मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है। ये फिक्स है। मतलब क्या, अगर दो सेम वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा अपने मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आता है। अगर दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो अपने मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आता है। ये चीज़ क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर ये क्लियर है। अच्छा, तो अब इसका यूज बस कैसे होगा, आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। एक वेक्टर ले लो, कोई भी ले लो, 2i कैप 3j कैप, जैसे मेरा फेवरेट है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, उनका डॉट प्रोडक्ट करो।
अब ये करो थोड़ा सा, मतलब वीडियो पॉज करके कर लो, एक आंसर आएगा। फिर इसको मैग्नीट्यूड निकालो ए का और इसका स्क्वायर करो, देखना सेम आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब देखो 6 में क्या है, हमें ये बताना है और ये कुछ गिवन है, a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू 8 दे रखा है। अब देखो यहाँ पे आई कैप जे कैप नहीं है कि तुम पता चले इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, ये भाई ए बी है और ए बी खुद में वेक्टर्स हैं, तो कैसे करेंगे, ए का मल्टीप्लाई ए के साथ यानी ए डॉट ए लिखना पड़ेगा सर पूरा, ए का मल्टीप्लाई बी के साथ यानी ए डॉट बी, फिर बी का मल्टीप्लाई ए में, नहीं ये माइनस का आएगा ना, ये प्लस माइनस माइनस का आएगा ए डॉट बी, ठीक है, प्लस फिर बी का मल्टीप्लाई ए में बी डॉट ए, और इधर फिर माइनस बी डॉट बी इक्वल टू कितना 8 दे रखा ना। अभी बताया कि सेम वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट में है तो वो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी ये ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए डॉट बी। अब एक और स्टैंडर्ड लिख लो कि ए डॉट बी जो होता है ना वो हमेशा बी डॉट ए के इक्वल होता है, मतलब कभी भी आप दो वेक्टर लेना, चाहे पहले ए को बी में मल्टीप्लाई करो या फिर बी पहले लिख दो और ए को बाहर करके देख लेना, कोई भी दो वेक्टर ले लो आपको सेम मिलेगा रिजल्ट। वैसे भी लॉजिक भी कहता है 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 सेम ही तो होता है। और डॉट प्रोडक्ट में अगर थोड़ा प्रोसेस पे जाओ अगर आप डॉट प्रोडक्ट की, तो प्रोसेस में क्या होता है, इधर का मल्टीप्लाई इधर में होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, तो उल्टा कर भी दोगे तो क्या होगा, सेम ही तो रहेगा। 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 सेम होता है। तो चाहो तो आप दो वेक्टर लेके मल्टीप्लाई करके देखो, फिर इनको रिवर्स करके देखो, सेम मिलेगा। बाकी शायद से मैंने जो भी आपको कम्युनिकेट किया है आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे, ठीक है। तो फिलहाल इसको हम ए डॉट बी लिख देंगे, तो यहाँ से हमने दो प्रॉपर्टी समझ ली, और माइनस, अब ये सेम वेक्टर है तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 8, तो ये तो कट गया, तो हमारा आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास एक रिजल्ट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू 8 टाइम्स ऑफ दिस है, तो यहाँ पे हम ये स्क्वायर है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8, यही तो आएगा, देख लो जरा। तो 64 में से ये कुछ नहीं तो ये 1 है, तो 64 में अगर 1 चला गया तो कितना आएगा 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यही तो आएगा, देख लो, चेक करो इतना स्टेप। मतलब क्या कि अगर 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इक्वल टू 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस, ये दो बार लग गया क्या, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, तो ये सेम चीज है ना, ये क्या है सेम ही चीज तो है, ये और ये 64 में 1 माइनस, अच्छा 1 लिखा था वो मैंने, कुछ नहीं तो ये 1 है ना यहाँ, तो 64 में 1 गया तो 63, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 8/63, तो स्क्वायर रूट कर दो तो क्या आ जाएगा √8/√63, क्या आ जाएगा √8/√63। अब ये प्राइम फैक्टर कर लो, तो देखो 8 का प्राइम फैक्टर क्या होता है 2 2 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√2 आ गया, और 9 इंटू 7 होता है 63, तो 3 बाहर आएगा, 9√7 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये आ गया। अच्छा मैंने स्क्वायर रूट में प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, भैया ये मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड जो होता है हम पॉजिटिव ही बोलते हैं, ये नहीं बोलते ना कि इस मार्कर की लेंथ -2 है, समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड मतलब एक लेंथ है, तो इसलिए हमने स्क्वायर रूट में प्लस माइनस नहीं लगाया, ठीक है। अच्छा ये तो हमारा बी आ गया, और हमें ए भी निकालना था, तो ए कितना था, ए था हमारा 8 टाइम्स ऑफ ये 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो भैया 8 का मल्टीप्लाई कर दो किस में बी के साथ, तो 2√2/3√7, तो 8 2 जा 16 √2/3√7, ये आ रहा है आंसर। तो ये ए आ रहा है और ये बी आ रहा है, नोट कर लीजिए।
ठीक है, नोट कर लो इसको। अब देखो 7th इसी पे बेस्ड है बिल्कुल। 7th में हमें बोला है प्रोडक्ट कर दो इन दोनों के, यानी कि 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दो 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर के साथ। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करना है, 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट दिस। तो भाई करो मल्टीप्लाई। तो 3a का मल्टीप्लाई मतलब डॉट प्रोडक्ट होगा 2a के साथ, 3a का डॉट प्रोडक्ट होगा 2a के साथ, प्लस फिर 3a का मल्टीप्लाई होगा। आप ऐसा कर सकते हो, एक कांस्टेंट को पहली मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 2 6, a का डॉट प्रोडक्ट a के साथ, ऐसे लिख लिया करो तो ज़्यादा सही है। फिर 3 का मल्टीप्लाई 7 में 21, a का डॉट प्रोडक्ट b के साथ। 5 का मल्टीप्लाई 2 में 10 आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस है यहाँ, b का a के साथ। फिर माइनस का इसमें जाएगा तो माइनस आएगा 35 b डॉट b, क्या आएगा 35 b डॉट b। ठीक है, अब देखो 6 अगर सेम वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। 21 a डॉट b माइनस 10, अब मैंने बताया था कि b डॉट a और a डॉट b सेम होता है, तो ये a डॉट b आएगा माइनस का 35, और सेम वेक्टर क्या होता है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये तो प्रॉपर्टी थी कि अगर दो वेक्टर सेम है और उनका डॉट प्रोडक्ट है तो वो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये कितना आ जाएगा 6 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। 21 में 10 चला गया, कितना बचा 21 में 10 गया 11, तो ये 11 ए डॉट बी आ गया माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। और कुछ दे नहीं रखा क्वेश्चन में, तो यही आंसर होगा, चेक कर लेते हैं, यही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें और कुछ दे नहीं रखा, यही सिंप्लीफाई करना था, मतलब इस क्वेश्चन में हमें, इस क्वेश्चन में सिर्फ सिंप्लीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज इतना, स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। बहुत सिंपल है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। दो वेक्टर हैं ए और बी, बोला इनके मैग्नीट्यूड बताओ, मतलब आपको ए का मैग्नीट्यूड बताना है और बी का मैग्नीट्यूड बताना है। अच्छी बात यह है, ये खुद बता दिया गया कि उनके सेम मैग्नीट्यूड है, यानी कि ये अगर ये x मान लो तो ये भी x है, समझ रहे हो। हमने अगर लेट कर लिया कि a का मैग्नीट्यूड अगर x है तो b का भी क्या है x, और वही हमें फाइंड आउट भी करना है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट सेम चीज होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है सेम होता है। तो a डॉट b क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि आपको a डॉट b दे रखा था 1/2 के इक्वल। a डॉट b क्या दे रखा था 1/2 के इक्वल। अब a डॉट b क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, a डॉट b क्या होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो भाई a का मैग्नीट्यूड कितना है x, b का मैग्नीट्यूड कितना है x, थीटा कितना है देखो 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, cos 60 1/2 होता है, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू 1। अब आपको सर प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, x एक्चुअल में क्या है मैग्नीट्यूड है ना, और मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव होता नहीं इसलिए नहीं लगाया। तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना आ जाएगा 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या आ जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि दोनों ही x थे ना, तो ये निकला है, यही निकालना था। तो 8th क्वेश्चन का आंसर क्या है, 8th का आंसर आ गया 1। क्लियर। 9 देखो, 9 बोला फाइंड x का मैग्नीट्यूड, मतलब एक वेक्टर x है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और फॉर अ यूनिट वेक्टर ऑफ a, यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ a का मतलब है a का मैग्नीट्यूड आपको 1 दे दिया है, मतलब घुमाने के लिए दे दिया, डायरेक्ट नहीं दिया है, मतलब आपको लेकिन पता होना चाहिए कि भाई a का मैग्नीट्यूड कितना है 1 है। तो एक प्रोडक्ट दे रखा है उसका यूज करते हैं। तो x माइनस a डॉट x प्लस का a
इज इक्वल टू 12, ये है। चलो मल्टीप्लाई करें, x का डॉट प्रोडक्ट x के साथ यानी x डॉट x प्लस x का मल्टीप्लाई a के साथ यानी x डॉट a, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का a डॉट x, माइनस a का a के साथ करेंगे तो a डॉट a इज इक्वल टू 12, यही तो आएगा, इज इक्वल टू 12। चेक कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर x का डॉट प्रोडक्ट x के साथ कर रहे हो, क्या x का डॉट प्रोडक्ट अगर आप x के साथ कर रहे हो तो ये क्या बन गया, ये बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर। क्या बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर प्लस x डॉट a। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सेम होता है, चाहे ये पहले लिखो ये बाद में, ये पहले लिखो ये बाद में, तो इसको हम x डॉट a लिख सकते हैं। और ये सेम वेक्टर है तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा मैग्नीट्यूड का, तो ये तो कट गया। मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना दे रखा है, a का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है ना, तो ये +1 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर आ गया 13, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट 13 आ जाएगा। स्क्वायर रूट करने पे प्लस माइनस नहीं लगाना है क्योंकि ये एक मैग्नीट्यूड है, तो इसका आंसर क्या आ गया 9th वाले का, स्क्वायर रूट ऑफ 13। ठीक है, यही है, नोट कर लो, आसान है, खुद भी ट्राई करो क्वेश्चंस को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक वेक्टर दे रखा है, एक बी वेक्टर दे रखा है, एक सी, सच दैट a प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। मतलब a प्लस लैम्डा बी जो है वो c के साथ परपेंडिकुलर है। अब मैंने आपको परपेंडिकुलर की कंडीशन बताई है क्या, कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, 0, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब आपको a प्लस लैम्डा बी का डॉट प्रोडक्ट जो है वो c के साथ क्या कर देना है, 0 कर देना है। मतलब आपको a प्लस लैम्डा बी का डॉट प्रोडक्ट c के साथ क्या करना है, 0 करना है, सिंपल। तो भाई आपको पहले a प्लस लैम्डा बी अलग से निकाल लो और उसको फिर हम सीधा यहां पुट करके डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलो a और b रखते हैं। a कितना है 2i कैप, और खुद से कर लो कैलकुलेशन तो बढ़िया रहेगा, ये रख के इधर सब पुट करके आंसर आ जाएगा, बहुत खुश हो जाओगे आप, ठीक है। तो a कितना है 2i कैप, 2j कैप, 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, b कितना है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, लैम्डा का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का लैम्डा i कैप प्लस का 2 लैम्डा j कैप प्लस लैम्डा k कैप, ऐसे ही तो आएगा, देख लो। 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, प्लस का लैम्डा का मल्टीप्लाई करा तो माइनस का लैम्डा i कैप प्लस का 2 लैम्डा j कैप और लैम्डा k कैप। अब देखो i कैप ये है और i कैप ये है, इनको आप ऐड करोगे तो इसमें और इसमें i कैप तो मिल जाएगा कॉमन, तो यहां से 2 और यहां से माइनस लैम्डा, ऐसे लिख देंगे। ऐसे देखो ये j कैप है और ये j कैप, तो j कैप तो ले लेंगे कॉमन, ये 2 है और यहाँ 2 लैम्डा है तो 2 प्लस 2 लैम्डा आ जाएगा ब्रैकेट में। और लास्ट ऐसी ये k कैप है और ये k कैप है तो k कैप आ गया कॉमन, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे लैम्डा तो 3 प्लस लैम्डा आ गया। तो फाइनली a प्लस लैम्डा की वैल्यू ये आई है। अब इसको पुट करेंगे हम, तो भाई ब्रैकेट लगा लेते हैं, 2 माइनस लैम्डा i कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा k कैप, ब्रैकेट क्लोज, फिर डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, c के साथ, c कितना है 3i कैप प्लस j कैप। अच्छा k कैप का टर्म नहीं है तो k कैप मतलब 0 k कैप है ना, मतलब लिख लेते हैं, और इक्वल टू क्या है 0। मैंने इसलिए ले लिया 0, पता रहे कि हाँ k का जब मल्टीप्लाई करोगे तो किसके साथ करोगे, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा।
तो पहले वीडियो पॉज करके इधर तक कैलकुलेशन देखो सेम आ रही है कि नहीं आ रही है आपकी। मैं साइड हो जा रहा हूँ, नोट कर लो इतना, ठीक है। अब देखो, अब डॉट प्रोडक्ट का वही बेसिक रूल, क्या, आई कैप का मल्टीप्लाई आई कैप वाले टर्म में, उसमें भी उनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा है तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से, बस काम खत्म। आई कैप और आई कैप का भी नहीं करना है क्योंकि वो 1 होता है। प्लस जे का कोफिशिएंट कितना है, 2 + 2 लैम्डा, यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है तो ये 1 है तो ये 1 लिख दिया। प्लस के कैप का कोफिशिएंट कितना है, 3 + लैम्डा। अब यहाँ पे देखो इसलिए मैंने लिख लिया था कि पता रहे किससे मल्टीप्लाई करना है, तो जैसी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तो आपको पता रहेगा कि वो 0 है तो 0 लिख देना। अभी शुरुआत में मैंने इसलिए लिख दिया 0 = 0। तो कितना आएगा, 3 × 2 6 - 3 लैम्डा, 2 + 2 लैम्डा, ये तो 0 हो गया। 6 + 2 8 - 3 + 2 - लैम्डा = 8। तो लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा आ गया हमारा 8 के बराबर। किसके बराबर आ गया, यही आ रहा है आंसर NCERT अगर आप देखोगे तो लैम्डा हमारा जो है वो 8 के बराबर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट करना है कि प्रूफ करो सो दैट दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। अब यानी कि इनका प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, अगर 0 होगा तो मैं बोल दूंगा ये परपेंडिकुलर है। आपको देखो परपेंडिकुलर में याद रखना है कि जब भी दो वेक्टर को अगर हमें परपेंडिकुलर करना है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कर लो और वो 0 आना चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो भाई देखो वेक्टर ए बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर, ये आ गया इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस बी मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इसका, ठीक है। अगर ये डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो मैं कह दूंगा कि ये जो हैं दोनों वो क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो चलो अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसका इसके साथ। अब देखो जैसे अगर आपसे मैं कहूँ 3a का मल्टीप्लाई करना है 2b में, तो ये क्या है, ये एक मैग्नीट्यूड है ना, 3 और 2, तो आप इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हो 6 और a डॉट b लिखते हो, यस और नो। तो वैसे ही है, ये a है और ये a है, ये दोनों मैग्नीट्यूड हैं, इनको एक साथ लिख लो, a का मैग्नीट्यूड ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ, और b का डॉट प्रोडक्ट b के साथ, मतलब इस तरीके से। ये स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसको आप रिलेट कैसे करो, इस तरीके से कि अगर मैं आपसे कहूं कि 3a का मल्टीप्लाई 2b में करो तो आप क्या करोगे, 3 और 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लोगे और इसका डॉट इसके साथ लिख दोगे। तो वही मैंने करा इधर देखो, अब बीच में माइनस। अब जब इसका मल्टीप्लाई जब मैं इसमें करूंगा तो ये जो मैग्नीट्यूड है a और यहां पे जो मैग्नीट्यूड है b वो एक साथ लिख लूंगा और b का डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा a के साथ, b का डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा a के साथ। समझ में आ रहा है, क्या करूंगा, b का डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा b के a के साथ। अब आ जाओ इस वाले में, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो देखो ये मैग्नीट्यूड है और ये मैग्नीट्यूड है, तो b का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड, तो a का डॉट प्रोडक्ट b के साथ, तो a डॉट b प्लस माइनस। अब इसमें देखो b है और ये b है, तो b का मैग्नीट्यूड a का a के साथ, a डॉट a, यही तो आएगा, समझ में आया। अब देखो सेम वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो ये स्क्वायर आ जाएगा, और इसकी भी प्रॉपर्टी है कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो ये भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, माइनस ये ऐसे ही रहेगा, a b डॉट a को हम a डॉट b लिख सकते हैं। अब ये देखो कांस्टेंट नंबर है, देखो मैग्नीट्यूड है ना तो कांस्टेंट है, चाहे 3 × 2 लिखो या 2 × 3, तो मैं a को पहले लिख लेता हूँ और b को बाद में। अच्छा ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो इससे प्रीवियस वाला जो टर्म है ना उसमें a पहले लिखा b बाद में, इसलिए लिख ले रहा हूँ, और ये a डॉट b, b भी सेम है तो b का स्क्वायर हो जाएगा और a डॉट a मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये इससे कट गया, a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर माइनस, यहां पे भी इंटरचेंज कर लो, मतलब ये इधर लिख दो ये इधर, क्या फर्क पड़ रहा है, मैग्नीट्यूड है ना, तो क्या ये भी कट गए 0, तो लिख देना फाइनल रिजल्ट में। तो दैट इंप्लाइज दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है 0।
लैंग्वेज में लिख देना, सिंस डॉट प्रोडक्ट इज 0 सो दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। हो गया, नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूं। अब 12 में लिखा है कि a डॉट ए 0 है, a डॉट बी 0 है, तो व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट वेक्टर b। b हमारा क्या हो सकता है वेक्टर, ठीक है। तो देखो अगर a डॉट ए 0 है तो a डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या है, 0 है इसका मतलब, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या है, 0। अच्छा, अगर आपको a डॉट बी 0 दे रखा है तो अगर a डॉट बी का अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं, यही तो होता है। अब आप बताओ, अगर a का मैग्नीट्यूड 0 यानी ये 0 है और ये लिखा हुआ है 0 का मल्टीप्लाई मॉड b में और कॉस थीटा में, आप बताओ b यहां पे कुछ भी रहे, मतलब b को तुम चाहे जो ले लो कि b कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड चाहे 2 रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 4 रहे, लेकिन 0 का मल्टीप्लाई उसमें होगा तो वो 0 ही तो आएगा, और राइट हैंड साइड 0 है यानी हमेशा सेटिस्फाई करेगा। यानी b जो भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड चाहे 3 आ जाए, चाहे 7 आ जाए, 9 आ जाए, 15 आ जाए, कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि कंडीशन तो तभी भी 0 के बराबर आ जाएगी, कंडीशन तो एग्जिस्ट करेगी ना। मैंने फिर से बता दूं कैसे करा। a डॉट ए सेम वेक्टर था, उनका प्रोडक्ट 0 दे रखा था। सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, मैंने वो लगाया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a 0 हो गया। फिर a डॉट बी का फॉर्म लगा दिया। अब a 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी होगा 0 आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, b पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसका मतलब हो गया वेक्टर b कैन बी एनी वेक्टर, यानी कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तुम्हें जो मन करे वो वेक्टर लिख दो, क्योंकि कंडीशन तो 0 आ ही जाएगी राइट हैंड साइड के बराबर। क्योंकि देखो हम जो भी लेते हैं वो ऐसा लेते हैं ना जिससे कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो भाई b को तुम चाहे जो ले लो, कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी, क्यों, ये इसको 0 कर ही देगा, ठीक है। तो इसलिए b क्या है, कोई भी वेक्टर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है और बोर्ड एग्जाम में आता है अभी इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसकी आपको अप्रोच समझनी है, मतलब कैसे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बी का मैग्नीट्यूड आपके पास 1 है और सी का मैग्नीट्यूड भी आपके पास क्या है, 1 है। इन तीनों के मैग्नीट्यूड जो हैं वो आपके पास किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल हैं। ए बी सी जो हैं तीनों के मैग्नीट्यूड जो हैं वो किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल हैं। अच्छा, और एक और कंडीशन है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक ये गिवन है, क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, एक तुम्हें ये गिवन है। और अब आपको निकालना क्या है, a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। तो भाई इसमें क्या होता है, आपको देखो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना है, ए बी, बी सी, सी ए, ये कब आ सकता है, जब इसका किसी में मल्टीप्लाई हो रहा हो, है कि नहीं। भाई a प्लस बी प्लस सी में अगर आपको a डॉट बी चाहिए तो a डॉट बी तब आएगा ना जब a का मल्टीप्लाई कहीं b में हो रहा हो, b का मल्टीप्लाई कहीं c में हो रहा हो, ऐसे। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी जो है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं a प्लस बी प्लस सी के साथ। आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये राइट हैंड साइड में भी ले लेते हैं ना, 0 के साथ मल्टीप्लाई में a प्लस बी प्लस सी। और कोई भी काम अगर आप LHS में भी कर रहे हो और RHS में भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। अगर आप दोनों साइड 2 2 ऐड कर रहे हो कर लो, मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दिया। क्या कर दिया, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ और 0 का भी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, बस इतना करना है। अब ये आपके लिए क्या, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं वैसे ही कर लो। क्या, a का मल्टीप्लाई a के साथ a डॉट a का मल्टीप्लाई b के साथ a डॉट b, a का मल्टीप्लाई c के साथ तो a डॉट c, प्लस b का a के साथ b डॉट a, फिर b का b के साथ b डॉट b, फिर b का c के साथ
बी डॉट सी प्लस, अब सी का ए के साथ सी डॉट ए, सी का बी के साथ सी डॉट बी प्लस सी का सी के साथ सी डॉट सी। ठीक है, और राइट हैंड साइड में ये जीरो का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या आएगा, ये तो जीरो ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ क्या आएगा, जीरो आएगा, तो जीरो लिखा है। अब देखो काम करते जाते हैं। ए डॉट ए सेम वेक्टर है तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बनेगा। ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात होती है, इतना हमने कर लिया है, तो ये 2a डॉट बी बन जाएगा। ए डॉट सी और सी डॉट ए एक ही बात है, तो इसको चाहो तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी लिख सकते हो, सी डॉट ए, लेकिन हमें तो सी डॉट ए निकालना है, तो सी डॉट ए लिख दो। अब ये देखो यहाँ पे मैंने ये एरो टाइप का बना दिया है, यानी ये चीज हमने कर ली है, मतलब इतनी यहाँ तक। अब यहाँ पे बी डॉट बी सेम वेक्टर है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का बी का स्क्वायर हो जाएगा। बी डॉट ये हो गया, बी डॉट सी डॉट बी एक ही बात है, तो ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी लिख देते हैं। और सी डॉट सी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई किसी में होगा तो जीरो जीरो। अब मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इतना वीडियो पॉज करके पहले खुद से ये लिखो। आप पहली बार कर रहे हो तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो आप पहले खुद से देखो, टर्म्स आइडेंटिफाई करो, अच्छा किसको किसको मैंने ऐड करा है। ठीक है, मैं साइड हो रहा हूँ। अब चलो वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है तो ये 1 का स्क्वायर, इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं, 2a डॉट बी, 2b डॉट सी लिख लो पहले, और फिर ये लिख लो 2c डॉट ए। तो ये लिख लिया। अच्छा, b का स्क्वायर, अब b कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ऐसी c का स्क्वायर, यानी ये भी 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1 ये 1 और ये 1 कितना आएगा, 3 को अगर राइट साइड ले जाओगे तो क्या आएगा, -3। और इसमें 2 मिल रहा है कॉमन, तो ट्वाइस ऑफ a डॉट बी, b डॉट सी, c डॉट ए, यही तो आएगा। तो ये जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल आ गया, ये 2 डिवाइड में कर दो, तो फाइनली a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए इक्वल टू माइनस का 3/2, ये आ जाएगा आंसर। आया समझ में? ठीक है, नोट कर लो इसको। अब देखो क्या लिखा है, आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, मतलब अगर a 0 है और b 0 है, इन दोनों में कोई एक 0 अगर है तो a डॉट b 0 होगा, ये बोला गया है भाई, ये तो ट्रू है। मतलब सीधी बात है, अगर a को 0 रखोगे तो 0 ही आएगा रिजल्ट। बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, मतलब इसका जो कन्वर्स का मतलब ये होता है, देखो ये एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब a 0 है या फिर b 0 है तो ये 0 होगा। कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू का मतलब ये है कि अगर a डॉट b 0 है, मतलब अगर तुमसे ये कहा जाए a डॉट b 0 है, अब उसको भूल जाओ। तुमसे अगर कोई ये बोले कि अगर a डॉट b 0 है तो क्या तुम ये कह सकते हो कि a 0 होगा b 0 होगा, ये आपसे पूछा गया है। मतलब आपसे क्या पूछा गया है कि आप बताओ, अगर तुमको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 बोल दिया जाए तो क्या उसका मतलब ये है कि a 0 और b 0 है। ठीक है, तो बोला कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, ये बोल दिया है कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर जस्टिफाई करो। तो अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं थोड़ा सा, शुरुआत का क्वेश्चन था, कौन सा था, 5th वाला क्वेश्चन था, कौन सा था, मैं ले जाता हूं आपको। ये अगर ये एक a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, क्या ये 0 है, नहीं है ना। लेकिन हमने परपेंडिकुलर वाली जब कंडीशन प्रूफ की थी तो उनमें a डॉट b क्या आया था, 0 आया था ना। तो कोई भी ऐसा एग्जाम्पल लिख लो जिसमें दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा हो, क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो, बस वो कर दो। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ कौन सा एग्जाम्पल सही रहेगा। बोला ना जस्टिफाई करो एग्जाम्पल लेके, जस्टिफाई और आंसर विद एग्जाम्पल। तो 14th में जो आप बुक में देखोगे आंसर तो लिखा है टेक एनी 2 नॉन जीरो वेक्टर, कोई भी नॉन जीरो 2 वेक्टर ले लो, लेकिन हमें तो लेना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो सपोज करो मैं एक ए वेक्टर ले लेता हूँ,
आई प्लस जे और एक बी वेक्टर ले लेता हूँ आई माइनस जे। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप पता है सिंपल ये भी ले सकते हो, वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप और वेक्टर बी इक्वल टू जे कैप। आप खुद बताओ अगर ए डॉट बी करोगे तो आई कैप डॉट जे कैप, मैंने कितना सिखाया 0, तो ये भी लिख सकते हो। ये तो मैं चलो इस थोड़ा अच्छा लिख आई जे वाला ले लिया, अदरवाइज आप ये भी दे दो सबसे सिंपल कि वेक्टर ए आई कैप है वेक्टर बी जे कैप है और डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा 0 ही तो आएगा आई डॉट जे। तो आपको यही तो बताना था कि भाई अगर ए डॉट बी 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि ए 0 होगा और बी 0 होगा, तो वो नहीं है तो जस्टिफाई करो। तो हमने बता दिया देखो ए यहाँ पे 0 है नहीं है, क्या बी 0 है नहीं है, लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है 0, तो ये एग्जाम्पल भी चल जाएगा। और ये वाला एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, कोई भी एक लिखना है वैसे आपको पेपर में। तो देखो आई प्लस जे का मल्टीप्लाई आई माइनस जे में कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट, आई का कोफिशिएंट 1, इधर आई का कोफिशिएंट 1 तो 1 इंटू 1, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट 1, यहाँ -1, 1 इंटू -1 तो 1 -1 0। तो ये भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। मतलब क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि भैया ए डॉट बी 0 होना चाहिए और ए और बी जरूरी नहीं है कि वो 0 हो। सही बात है 0 नहीं है, ठीक है। अब ये एंगल वाला क्वेश्चन आ जाए, देखने में बड़ा खतरनाक लगता है। पहले मैं आप लोग वीडियो पॉज करो, फिगर बनाओ उसका। एक ट्राइंगल है जिसकी वर्टिसेस ए बी सी दे रखी हैं और ए का वर्टेक्स हमारे पास है 1 2 3, बी का ले लिया हमने, बी का -1 0 0 और सी का वर्टेक्स ले लिया 0 1 2। फाइंड द एंगल ए बी सी, और वो हिंट दे रखी है एक तुम्हें जो इधर दे रखी है, ठीक है। हमें ये वाला एंगल निकालना है, जो ब्रैकेट लगा है ना, ये हिंट है। अब सीधी बात है एंगल बी किसके बीच में है, बी ए और बी सी के बीच में। तो कैसे करना है, अगर ये एंगल थीटा है ये निकालना है, दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो अगर दो वेक्टर बना लिए जाएं बी ए और बी सी तो क्या ये थीटा मिल जाएगा, क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट में यही सीखा है कि दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल है थीटा तो हम डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब तुम बी ए वेक्टर निकाल लो बी सी, अब इसमें तुम लॉजिक डेवलप कर लो। तुम्हें जो भी एंगल निकालना है ना, जैसे मैं इस पॉइंट पे एंगल निकालना चाहता हूँ, अपने हाथ खोल दो, ऐसे अपने हाथ ऐसे खोल दो। तो खोलने का मतलब है कि इस पॉइंट से अगर एंगल निकालना है तो ये एक एरो बना दो, एक इधर एरो बना दो। अगर मान लो तुम्हें सी एंगल निकालना होता तो एक इधर एरो बना देते और एक इधर एरो बना देते। तो ये हाथ खोलना है आपको, ठीक है। तो अगर आपको ये एंगल थीटा बताना है तो इसका मतलब पहले बी ए वेक्टर निकाल लो और ये बी सी वेक्टर निकाल लो और इन दोनों का ले लेना डॉट प्रोडक्ट। क्या लेना, डॉट प्रोडक्ट। चलो बी ए निकालते हैं। अच्छा, दो पॉइंट से वेक्टर कैसे लिखते हैं भूल गए होगे ना, चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ। x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। भूल गए होगे ना, हम जान रहे हैं तुम्हें, ठीक है। तो बी ए वेक्टर कितना आ जाएगा, अब देखो बी ए निकाल रहे हो ना, तो x2 माइनस x1, अब ये माइनस, ये देखो x2 1 माइनस, अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा ना, y2 माइनस y1 2 माइनस 0, ऐसी z2 3 माइनस 0 के कैप। तो बी ए वेक्टर क्या आ जाएगा, 2 आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये आ जाएगा। अब चलो बी सी वेक्टर निकालते हैं। बी सी वेक्टर, बी सी 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 1 आई कैप हो जाएगा। फिर y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 0 1 जे कैप हो जाएगा और 2 के कैप हो जाएगा ना। अब आप क्या करो, लगा दो फॉर्मूला, बी ए डॉट बी सी क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड और बीच में एंगल अगर थीटा है तो कॉस थीटा, वही निकालना है थीटा। बी ए डॉट बी सी, तो बी ए कितना है मेरा, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप 3 के कैप, और बी सी वेक्टर क्या है, ये है आई कैप
वन आई कैप मतलब आई कैप जे कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड बी ए का कितना आएगा। अब मेरे पास स्पेस कम है, मैं इधर निकाल देता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही तो होगा मैग्नीट्यूड। तो 4 4 8 और 9 17 स्क्वायर रूट ऑफ, इसका भी मैं इधर ऊपर निकाल दे रहा हूँ। आई का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, जे का भी 1 है और ये 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 2 ये √6 आएगा कॉस थीटा। चलो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हो, आई का आई के साथ, तो यहाँ 1 है तो 2 × 1 2, 2 × 1 ये भी 2, यहाँ 3 है यहाँ पे 2 है 6, ये आ जाएगा रूट, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 102 हो गया कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा 8 10 10 अपॉन ये डिवाइड में आ जाएगा कॉस थीटा, तो थीटा क्या आ गया कॉस इनवर्स 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 102। चेक कर लेते हैं, समझ में आया, कॉस इनवर्स दिस यही आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो आपको याद रखना है, कभी भी ट्राइंगल आ जाए, कोई एंगल निकालना है, कुछ भी आ सकता है, पैरेललोग्राम आ जाए, तो जिनका एंगल निकालना ना, जो भी साइड्स का, उनके वेक्टर निकाल के डॉट प्रोडक्ट लेना। ठीक है, तो आपको एंगल मिल जाता है। अब ये क्वेश्चन में है प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर प्रूव करना है। तो पहले तो हम चलो फिगर अगर बना लें, जैसे तो ए पॉइंट हमारे पास है 1 2 7 और बी पॉइंट है हमारे पास 2 6 3 और सी पॉइंट है 3 10 -1। ठीक है, ये हैं ए बी और ये सी। अब अगर ये 3 पॉइंट है मेरे ए और बी और सी, कोलिनियर करना है, तो कोलिनियर के बहुत सारे मेथड हो जाते हैं। क्या, एक तो ये भी हो जाता है कि आप ए बी की लेंथ निकालो, फिर बी सी की लेंथ निकालो, फिर वो ए सी की लेंथ निकाल लो, तो ए सी जो है वो ए बी प्लस बी सी होना चाहिए। और एक ऐसा भी है कि ट्राइंगल का एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, उससे एरिया 0 आ जाना चाहिए, है कि नहीं वो, लेकिन इस एरिया का फॉर्मूला हमें 3 XYZ में नहीं पढ़ा है। तो वेक्टर से कैसे करें, क्योंकि वेक्टर चैप्टर चल रहा है, तो इसमें क्या करना, आप ए बी वेक्टर निकाल लेना और बी सी वेक्टर निकाल लेना, और ए बी और बी सी में कोलिनियर वाली कंडीशन देख लेना। कोलिनियर कंडीशन याद है, शुरुआत में चल रही, फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट है कि कोई नंबर कॉमन आ रहा होगा दो वेक्टर में, या फिर एक और कंडीशन बताई थी याद कर कोलिनियर की, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अभी रिकॉल करवाता हूँ। सबसे पहले आप सब भूल जाओ, पहले अगर कोलिनियर का क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप ए बी वेक्टर निकाल लेना और बी सी वेक्टर निकाल लेना। पहले इतना काम कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो ए बी वेक्टर निकालते हैं पहले। कैसे आएगा ए बी वेक्टर, x2 - x1 यानी 1 i कैप, 6 - 2 4 j कैप, 3 - 7 माइनस का 4 के कैप, ठीक है। चलो बी सी वेक्टर निकालते हैं। बी सी 3 - 2 1 i कैप, 10 - 6 4 j कैप, -1 - 3 माइनस, ये तो सेम आ गया, देखो ये तो सेम आ गया, ठीक है। ए बी और बी सी ये जो दो वेक्टर हैं ये एक लाइन में नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लूँ कि ये ए वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक, और इसको थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लूँ ये बी वेक्टर है, मतलब इसको इधर से लेके यहाँ तक मैं मान लूँ ये ए वेक्टर है, और यहाँ से यहाँ तक को मैं मानूँ बी वेक्टर है, ये सेम नहीं है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है, इनके तो मैग्नीट्यूड भी सेम है। हालांकि कोलिनियर में मैग्नीट्यूड इक्वल होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो कोई ज़रूरी नहीं चीज़ है। हाँ, डायरेक्शन इक्वल भी हो, सेम हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, मेन बात है डायरेक्शन। तो यहाँ पे कोलिनियर कंडीशन है, लेकिन दिक्कत ये आती है सर पेपर में लिखे कैसे इस चीज़ को, ये मेन प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब आप दो वेक्टर निकाल लो, जैसे यहाँ पे ए बी और बी सी आ गए हैं, अब तुम्हें बताना कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो क्या करो, A1/A2 निकालना, B1/B2 निकाल लेना और C1/C2। अब ये क्या है, A1/A2 है आई का कोफिशिएंट यानी 1/1 1 हो गया, B1/B2 मतलब J का कोफिशिएंट 4/4 1 आ गया, C1/C2 मतलब -4/-4 ये भी 1 आ गया। ये रूल बना लो कि कोलिनियर का क्वेश्चन करना है तो रेशियो निकाल लिया करो। तो ये रेशियो सेम है, सिंस
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, दैट इम्प्लाइज A B C आर कोलिनियर। ये रूल बना लो। अगर आप ऐसे चलोगे ना कोलिनियर वाले क्वेश्चन करने तो लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो लिखने में मैंने देखा है समझ में तो आ जाता है, लिखने में दिक्कत आती है। तो रेशियो लेके करा करो, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब देखो, सो दैट द वेक्टर दिस दिस और दिस आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये जो है सेम क्वेश्चन अगर हम देखें, अगर एनसीईआरटी में मैंने लास्ट टाइम करवाया आपको कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है, तो मैं आपको बता दूं 10.2 एक्सरसाइज जो है ना 10.2 और सेम, अच्छा पॉइंट भी सेम है। 10.2 जो एक्सरसाइज करवाई है 10.2 का जरा क्वेश्चन नंबर 17 आप देख लो, मैंने करवा रखा है 10.2 सेम है। उसमें देखो, उसमें एक दे रखा है, एक वेक्टर ए जो दे रखा है वो दे रखा है 3i कैप माइनस 4j कैप, माइनस में लिख रहा हूँ क्या लिखा है 17 वाले में, और एक वेक्टर बी दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और सी वेक्टर दे रखा है i कैप माइनस 3j कैप माइनस का 5k कैप। और ध्यान से देखो यहाँ पे भी यही वेक्टर है 2i माइनस j प्लस के, देखो ये है i माइनस 3j माइनस 5k ये है, और 3 माइनस 4 ये है, सेम ही, मतलब डेटा भी सेम है, तो दोबारा करने का कोई फ़ायदा नहीं। 10.2 का क्वेश्चन नंबर आप 17 देख लो, मैंने ऑलरेडी करवा रखा है 17 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में, तो उसको आप देख लीजिए, ठीक है, सेम ही है। राइट एंगल ट्राइंगल उसमें भी करना और इसमें भी करना है। अब इसमें देखो, इस मतलब ये वाला क्वेश्चन सेम उस वाले मेथड से कर सकते हो। एक और मेथड है, मतलब चलो इस मेथड से भी दूसरे मेथड से बता देता हूँ। मतलब एक मेथड तो वो हो गया जो क्वेश्चन नंबर 17 जो मैं बताया 10.2 एक्सरसाइज में। अब हमें एक और नई चीज सीख ली ना कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वो परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर अगर हो गए तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो जैसे अगर मैं इनको तीन वेक्टर ले लूं, जैसे ठीक ना 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप है ना, b वेक्टर ले लिया i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और एक c वेक्टर ले लिया 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो अगर मैं a का डॉट प्रोडक्ट निकालूं b के साथ, देखो कितना आ रहा है, इसमें पक्का कोई ना कोई डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा होगा, देना। चलो a डॉट b, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, ये -1 है, ये -3 मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 3, 1 का मल्टीप्लाई -5 में, ये -5, ये तो यही 0 आ गया। अगर a डॉट b 0 यानी कि वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b हो गया। b c चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, करोगे भी तो नहीं आएगा, देना। ये 3 आएगा, ये प्लस का आएगा, ये भी प्लस का आएगा, नहीं आ रहा है, यही आ रहा है 0। लो काम खत्म हो गया। अगर a वेक्टर b के परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल ट्राइंगल तो बनेगा ना, समझ रहे हो। अगर ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b हो गया तो ये 90 डिग्री बन गया। अब इधर c वेक्टर जैसा भी हो, ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेगा कि नहीं बन गया। तो लिख देंगे सिंस वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, सो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल तो फॉर्म करेंगे ना, ठीक है। तो ये ज़्यादा सिंपल मेथड है, लेकिन अगर पेपर में लॉन्ग आंसर आए तो उसको ट्राई कर लेना, ठीक है, जो मैंने बताया था। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है a एक नॉन जीरो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड a है। मैग्नीट्यूड मतलब a का मैग्नीट्यूड स्मॉल a ऐसा दे दिया है। लैम्डा एक नॉन जीरो स्केलर नंबर है, और लैम्डा a वेक्टर जो है वो एक यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। और अगर लैम्डा एक स्केलर नंबर है तो मैंने आपको बताया था कि आप जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हो और अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसको बाहर कर सकते हो। तो लैम्डा बाहर कर दो, a का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, लैम्डा a का मैग्नीट्यूड भी स्मॉल a दे रखा है तो इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहा है जो मैच कर जाए, तो a इक्वल टू 1 बाई लैम्डा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये मैच कर गया 1 बाई लैम्डा, यस और नो, ठीक है। और हाँ मैग्नीट्यूड था तो ये बाहर करोगे तो ये मैग्नीट्यूड लगा लो यहाँ दोनों में, तो ये नीचे जाके लैम्डा ये आ जाएगा, डी ऑप्शन आ रहा होगा, हाँ सर हो। तो इस तरीके से क्लियर हो गया।
बता दिया कि भैया उधर पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, क्लियर है सबको। तो फाइनली एक्सरसाइज एंड होगी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।